नमस्कार दोस्त, मैं रोहित यादव सूरज लाइट का सक्सेस है। दोस्त मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इंसुलेटर की पूरी एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आज इंसुलेटर के सीरीज़ में ये आज पहला इंसुलेटर जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्त आपको इस आज की वीडियो में ये बताऊँगा कि इंसुलेटर जो आपने बुकों में पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की EEE की जो बुक थी, उससे रिलेटेड आप इस तरीके से कुछ उस समय फिगर बनाए होंगे। तो आपको इस समय मैं फिगर भी वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, उसके बाद आपको इंसुलेटर इसके साथ दिखाऊंगा भी। उस इंसुलेटर के डायमेंशन भी आपको सारे मेंशन किए हुए, उसके बाद आपको मेंशन किए हुए डायमेंशन के साथ आपको उसको चेक करके भी दिखाऊंगा एक्चुअली में जो ये डायमेंशन है और जो हमारे पास इंसुलेटर अभी है फील्ड में, वो हमारे इस डायमेंशन के साथ कितना मैच करते हैं। तो मैं दोनों का कंपेयर करके यही आपको आज बताने वाला हूँ कि जो हमने बुकों में पढ़ी है, जो हमने किताबों में पढ़ी है, उससे अलग क्या हमें फील्ड में मिलता है। तो दोस्त अब वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको आज ये सारी बातें बताने वाला हूँ। जिसमें देखोगे दोस्त, आज ये है साइकिल इंसुलेटर हार्डवेयर, मतलब साइकिल इंसुलेटर है ये, उसके साथ हार्डवेयर लगे हुए हैं। तो दोस्त आपको इंसुलेटर के बारे में बताऊं। इंसुलेटर जो होता है दोस्त, ये है विद्युत रोधन होता है, मतलब ये विद्युत रोधी होता है, मतलब ये इंसुलेटिंग मटेरियल का ये बना हुआ होता है। तो इसका कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं कि ये कैसे बनाया था। ठीक है दोस्त, तो आपको मैं बताऊं, यह एक श्रेष्ठ विद्युत रोधन पदार्थ से निर्मित विद्युत युक्ति है। श्रेष्ठ विद्युत रोधन बदले तो यह गुड इंसुलेटिंग मटेरियल से निर्मित यह विद्युत युक्ति है, मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस है। जिसमें दोस्त कौन कौन सा मटेरियल आता है, जिसमें आप देखोगे दोस्त, पोर्सिलिन आता है, ढला हुआ कांच आता है, जिसको हम बोलते हैं मोल्डेड हार्ड ग्लास। ठीक है दोस्त, इन दोनों मटेरियल से ये हमारे इंसुलेटर बनाया जाता है। जिसमें दोस्त आगे बढ़ते हैं, जिसका प्रयोग विद्युत चालकीय पदार्थों में विद्युत प्रवाह को रोकने, क्या करने दोस्त, विद्युत चालकीय पदार्थों को जिसका प्रयोग विद्युत चालकीय पदार्थों के विद्युत प्रवाह को रोकने अथवा चालक तथा पृथ्वी के बीच विद्युत क्षय को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्त, जिसका प्रयोग विद्युत चालकीय पदार्थों के बीच विद्युत प्रवाह, मतलब जो है लाइव कंडक्टर है और उसके साथ ये जो इंसुलेटर लगा हुआ है, उससे विद्युत क्षय को मतलब जो लीकेज करंट होता है उसे रोकने के लिए यह प्रयोग किया जाता है दोस्त। और ये प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये शुरू पर मतलब ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे दोस्त, ओवरहेड लाइन में। और ये आरोपित कहाँ किया जाता है, फिट कहाँ करते हैं, इसको क्रॉस आर्म या डी क्लैंप के साथ फिट करते हैं। तो विद्युत रोधन का प्रयोग ऊर्जित चाल को आलंबों से आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। किसका, तो विद्युत रोधकों का प्रयोग ऊर्जित चाल को, मतलब जो लाइव कंडक्टर है उससे, और आलंबों मतलब पोलो से आइसोलेट मतलब अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, इंसुलेटर का। तो दोस्त आज इंसुलेटर के बारे में यही जानने वाले हैं। तो दोस्त मैंने आपको जैसे बताया कि यह पोर्सिलिन डला हुआ कठोर कांच या पोर्सिलिन, मतलब ये मोल्डेड हार्ड ग्लास या पोर्सिलिन का बनाया जाता है। और इसमें एक मटेरियल और आता है दोस्त, स्टेटाइल से भी ये निर्मित होता है। ये मतलब इसका मटेरियल है जिससे बना होता है। तो इसके अभिलक्षण में बढ़ते हैं दोस्त। अभिलक्षण इसके कौन कौन से हैं, तो अभिलक्षण में आप देखोगे यांत्रिक सामर्थ्य, मतलब इसमें जो यांत्रिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्त अगर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो आप देखोगे कि ये आप इसके साथ कंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो इसके साथ जो कंडक्टर जुड़ा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर आता है, तो इस पर भी प्रेशर आएगा। इस पर प्रेशर जब वो सैग इतना लंबा होता है कि लगभग 50 मीटर 100 मीटर भी हो जाता है, तो इस पर लोड आएगा, तो इसे टूटने का डर रहता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है क्या, यांत्रिक सामर्थ्य, मतलब इसकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा आता है तो दोस्त परावैद्युत सामर्थ्य, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी नहीं अच्छी होगी तो ये इंसुलेटर मटेरियल जो है इंसुलेटिंग अच्छी नहीं कर पाएगा, इसलिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा पार्ट आता है विद्युत रोधन प्रतिरोध इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस। तो विद्युत रोधन प्रतिरोध मतलब इंसुलेटर रेजिस्टेंस भी इसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये इंसुलेटर, इसलिए विद्युत रोधन प्रतिरोध इसकी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद चौथा पॉइंट आता है दोस्त छिद्र रहित, मतलब पोर्सलेस। क्या होता है दोस्त, पोर्सलेस मतलब छिद्र रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कोई सुराख या छिद्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्त अगर उसमें कोई छिद्र होगा तो क्या होता है, गर्मियों में या सर्दियों में उसमें नमी आ जाएगी, तो नमी आ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं कंडक्टिंग मटेरियल की तरह, फिर क्या फ़ायदा इसका,
कंडक्टिव मटेरियल की तरह काम करना है, इसलिए स्मूथ होना चाहिए, मतलब वह चिकना होना चाहिए, जिससे कि उस पर कोई भी नमी या कोई इन्वायरमेंट प्रभाव से यह प्रभावित ना हो, इसलिए उसे स्मूथ होना चाहिए और समांगी होना चाहिए, मतलब होमोजीनियस भी होना अति आवश्यक है। उसके बाद आपका 5वां पॉइंट आता है जो तो वो ताप परिवर्तन के लिए रोधक्षम, मतलब इम्यून इसका अच्छा होना चाहिए। किसके लिए? ताप परिवर्तन के लिए। ऐसा ना हो कि गर्मियों में ताप बढ़ गया तो इसका भी कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन आ जाए, इसलिए ये ताप परिवर्तन के लिए भी अच्छा होना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्त, और इसके साथ भी इसमें कई सारे और सारे गुण होना आवश्यक है, जैसे नमी में, वायुमंडल में, जैसे मैंने आपको बताया कि नमी और वायुमंडल की वजह से इसमें भी कुछ भी प्रभाव नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये सारे अभिलक्षण होना अति आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको बताऊँ साइकिल इंसुलेटर जो आपको बताया मैं, और 650 वोल्ट पे 650 वोल्ट पे ये यूज किया जाता है। ओवरहेड लाइन के LT ओवरहेड लाइन में, जैसे मैंने आपको एक चित्र दिखाऊं कि एक लाइनमैन है जो कि मैं आपको चित्र दिखाऊं, एक लाइनमैन है जो कि कंडक्टर को किस में फिट कर रहा है, कंडक्टर को इंसुलेटर में फिट कर रहा है। जैसे थोड़ा सा तो आपको ये मैं दिखाना चाहूँगा, जो ये इंसुलेटर यहाँ पे दिखाया हूँ, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है, देख सकते हैं दोस्त, कुछ इस टाइप का बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे होंगे इधर जो है सेक्शन काट के दिखाया हूँ और इधर नॉन सेक्शन है। तो आप सेक्शन जो काट के दिखाया हूँ, आप इसमें देखेंगे कुछ अलग है, ये कुछ अलग आपको मिलेगा, जिसमें आप ये सेक्शन काटने का मकसद ये होता है दोस्त कि इसकी इंटरनली डिटेल को हम प्रदर्शित कर सकें। मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि इस पार्ट में अलग दिखाई दे रहा है, आप जब इस इंसुलेटर को डायरेक्ट देखेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। ये चीज़ दिखाने के लिए हमें इसका सेक्शन काटना पड़ता है ताकि अलग दिखे और ये चीज़ पता लगे कि इसकी इंटरनल डिटेल क्या है। तो दोस्त इसलिए सेक्शन काटना अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं, इसकी डायमेंशन बताते हैं मैं आपको, जिसमें हाइट आप देखोगे, ये जो हाइट है इसकी हाइट है 75, और इसका जो विड्थ देखोगे दोस्त, ये जो इसका विड्थ मिल रहा है वो लगभग 80 मिल रहा है। उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखोगे हेड बना हुआ है, ये हेड जो है थोड़ा सा आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर है, जो कि मैं यहाँ दिखाने की कोशिश किया हूँ, जिसमें आप देखोगे ये 46 है। ठीक है दोस्त, उसके बाद ये जो ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ है, और ये क्यों झुका होता है आपको पता है कि बारिश हो रही है या बर्फ़ पड़ रहा है, ताकि इस पर न रुके, इस पर रुकेगा तो ये इसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, तो इसलिए इसे थोड़ा सा आर्क कर दिया जाता है, इसके थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जिससे इस पर कोई नमी या बरसात का पानी या धूल मिट्टी नीचे गिर जाए। और देखो आप ये देख सकते हो ये बिल्कुल स्मूथ बना हुआ है, चिकना हुआ है, इसमें छिद्र उद्र नहीं है। उसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप क्या है दोस्त? ग्रुप इसलिए बनाया जाता है ताकि कंडक्टर को इसमें लगा सके, जैसे इसके साथ कंडक्टर को लगा सके। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कंडक्टर भी मेरे पास है, इसमें मैं आपको दिखा सकूँ, ये कंडक्टर है, ये ग्रुप बना होता है जिसके साथ कंडक्टर को हम लगाते हैं। ठीक है दोस्त, तो और एक कंडक्टर और मैं इंसुलेटिंग कंडक्टर, ये देखो ऐसे कुछ, तो इसमें ग्रुप में लगा देते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये थोड़ा सा इसमें ऐसे बना हुआ है, जिसमें कंडक्टर के आप ये नीचे देखोगे, ये नीचे है। ठीक है दोस्त, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट है थोड़ा सा, ये लगभग 50 mm का, कितना लगभग 50 mm, और इसकी जो यहाँ से आप नीचे आते हो तो ये जो आपको बना हुआ ये इसका आर्क कम है, उससे ज़्यादा भी इसका आर्क, तो ये देखोगे 45 आ रहा है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो ये देखो आपको ये दिखाई दे रहा, और इधर बढ़ोगे कुछ आपको अलग दिखा रहा है डायमेंशन। इधर जो डायमेंशन दिखाया गया है वो कितना दिखाया गया है कि ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, इससे जो डाउन है ये 5 है, ये 13 है, ये सारी अलग अलग डायमेंशन दी गई है। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हार्डवेयर लगे हुए हैं, आपको जैसे बताया कि विद हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में ये क्या है, नट बोल्ट है, ये दोस्त नट बोल्ट है, जिसमें आप देखोगे नट बोल्ट की जो साइज़ होती है ये लगभग 12 mm की, कितना है दोस्त, लगभग 12 mm की। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि इसमें जो आप ये डायमेंशन देख रहे हो, ये 75, मतलब ये 80 है, ये 75 है। ठीक है दोस्त, उसके बाद आप इधर आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ एक स्ट्रिप लगी हुई है, जो स्ट्रिप आप देख सकते हो इससे दूर है, तो इसकी स्ट्रिप जो लगभग 125 mm होती है दोस्त, लगभग
मैं करेक्ट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है दोस्त, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये नट बोल्ट लगा हुआ है, जैसे मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, और मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का है ना, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। ये इसको आप अभी मत देखें, आप यहीं तक देखें। कुछ इस तरीके से बनाया हुआ, जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोस्त लगभग 20-30 साल पुराना है, जो कि मैंने आपको मैंने बुक में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड मैंने कई जगह सर्च किया। तो ये हमें फील्ड में नहीं मिल रहा था, फिर भी हमने कई जगह कोशिश करने के बाद मुझे मिला, जो कि वो पोल जो है डिसमेंसल होने वाला था। वो लगभग 20-30 साल पुराना पोल था, जिसके जो डिसमेंसल होने के बाद मैंने उसे निकलवा के लाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यह स्मूथ होना चाहिए, यह स्मूथ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया इसमें छिद्र है, मतलब इसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, यह स्मूथ होना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी 20-30 साल पुराना है, फिर भी ये अभी भी ऐसे बना हुआ जैसे नया है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ तक बता दिया इसकी स्ट्रिप की साइज, और यहाँ जब आते हैं ये नट बोल्ट है। ये नट बोल्ट की साइज़ जो दी है 55 दी गई। ठीक है दोस्त, उसके बाद आपको इसके साथ ये क्लैम मिलता है। क्लैम क्या काम करता है दोस्त? क्लैम ये इसके साथ लग के ये पोल को अटैच कर देता है। और पोल में एक जो है होल होता है दोस्त, एक सुराख होता है, जिसमें ये जाके नट फिट हो जाता है। और ये जो नट की साइज़ मैं बताऊं दोस्त, ये 16x175 mm, 16x225 mm ये साइज़ होती है नट की। ठीक है दोस्त, और ये क्या है? डी क्लैम्प है। और इसका जो साइज़ मैं आपको बताना चाहूँ दोस्त, ये जो MS का ये जो साइज़ होता है दोस्त, वो 50 होता है, 50x6 mm। 50 क्या है दोस्त? 50 इसकी विड्थ होती है, और इसकी थिकनेस जो होती है दोस्त, ये थिकनेस होती है 6 mm। कितनी होती है दोस्त? 6 mm। उसके बाद ये आपको नीचे बढ़ूँ तो आपको जैसे बताया मैं, ये डी क्लैम्प है। ठीक है दोस्त, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि साइड पर हमें ऐसे क्या मिलता है, और हमारे पास जो हमने बुक में पढ़ी है उससे क्या अलग है। तो आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। ये इंसुलेटर, तो एक इंसुलेटर मैं उठाता हूँ जिसमें आपको चेक करूँगा। ठीक है दोस्त, तो आप देख सकते हैं, ये अभी आपको 0 करता हूँ, ये 0 दिखा दे रहा। तो आपको पहले ये दिखाता हूँ हाइट इसकी। हमारे पास जो इंसुलेटर है और जो हमने एज ए स्टैंडर्ड बुक में पढ़ी है वो क्या देख सकते हो, ये 72.4 है। इसकी हाइट जो है 72.4 आ रहा है। ठीक है दोस्त, और उसके बाद जब इधर बढ़ते हैं हम, तो इसमें आप देखोगे ये इसकी टायर। तो ये चेक करते हैं, ये दोस्त लगभग हमारा सही आ रहा है। एक सेकंड, ये दोस्त लगभग वही आ रहा है दोस्त, कितना? 80 आ रहा है इसका। तो ये तो सही आ रहा है, लेकिन इसमें 3 mm का, लगभग 2.5-3 mm का फ़र्क है। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्त, तो ये आर्क तो मैं अभी चेक नहीं कर सकता, क्योंकि आर्क चेक करने के लिए हमारे कुछ है नहीं। उसके बाद आते हैं नीचे, जहाँ कंडक्टर हम लगाते हैं वो चेक करते हैं। वो आपको देखो 50 mm दिया है। मैं इसमें आप चेक करके दिखाता हूँ ये कितने mm का। ये वर्नियर कैलिपर से दोस्त, अगर जो इससे आपको जानकारी चाहिए तो मेरी एक वीडियो है, उसमें जाकर देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का कैसे यूज करें। तो दोस्त आप देख सकते हो, जैसे मैंने 50 बताया, लेकिन ये 50 नहीं है, लगभग 7 mm, 6.5 mm कम है, मतलब ये 43.6 है। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्त, ये आपको दिखाऊँ, ये जो आपको दिया है 75। अब मैं आपको ये चेक करके बताता हूँ ये कितना, ये 75 दिखाया है दोस्त। तो कितना मिलता है अभी आपको, अभी आप देख सकते हैं दोस्त, लगभग ये 73 मिल रहा है, मतलब 3 mm में इसमें भी फ़र्क है, इसमें भी 3 mm का फ़र्क आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो अजय साइड मिल रहा है हमें। और ऐसा नहीं है दोस्त कि मैंने एक इंसुलेटर चेक किया हो, मेरे पास कई सारे इंसुलेटर हैं जो कि साइज़ सबके अलग अलग हैं, लेकिन सारी डिटेल, ये वाली डिटेल जो बुक की डिटेल है, उससे किसी इंसुलेटर मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 mm का होता है। ठीक है दोस्त, तो ये सारी जानकारी आपके लिए थी। तो आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि ये कैसा है, तो आप देख सकते हैं।
अब आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा दोस्त कि जैसे कि आज के टाइम में जो यूज़ हो रहा है इंसुलेटर विथ हार्डवेयर, उसको यूज़ करने का तरीका ये हो गया। इसको हम लेस कर रहे हैं, मतलब इसको हम स्ट्रिप को हटा के डायरेक्ट हम यहाँ फिट कर रहे हैं। किसको? इंसुलेटर को डी क्लैंप के साथ डायरेक्ट फिट कर दे रहे हैं इंसुलेटर को, और ये पोल में लगा देते हैं। ठीक है दोस्त, ये देखोगे आप, ये जो मैंने आपको साइज़ बताया लगभग वही मिलेगा, और इसमें जो थ्रेड मिलेगा ये फुल नहीं है। ठीक है दोस्त, चूड़ी इसकी फुल नहीं है। तो मैंने ये सारी जानकारी थी दोस्त, तो मैंने बताया। अब मैं आपको एक एक करके सारे इंसुलेटर दिखा देता हूँ। ये मेरा साइकिल इंसुलेटर जो सबसे छोटा है। ठीक है दोस्त, और उसके बाद ये हमारा सेकंड वाला इंसुलेटर आता है जो दिखाया उससे थोड़ा बड़ा। उसके बाद आता है ये तीसरा इंसुलेटर, ये भी थोड़ा उससे बड़ा है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो ये सारे इंसुलेटर मैंने इसलिए लेकर आया दोस्त ताकि मैं आपको समझा सकूं, दिखा सकूं, क्योंकि एक इंसुलेटर से वो चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही थी। तो हमने कई सारे इंसुलेटर लेकर आए, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो इंसुलेटर से ये जो डायमेंशन कोई सी रिलेट नहीं कर रही है। फिर मैं आपको दिखाना चाहा, और एक चीज़ और दिखाऊँ दोस्त, इसमें जो ये चौथा इंसुलेटर है, इसमें देखोगे आप 2 ग्रुप बने हुए हैं। ये सबसे पुराना इंसुलेटर है दोस्त, लेकिन सबसे स्मूथ दिख रहा है। आप देख सकते हैं, सबसे अच्छा दिख रहा है। तो ये छोटी सी डिटेल थी दोस्त, जो कि मैंने आपको बताना और समझाना चाहा, जिसमें मैं आपको कई सारे मटेरियल भी बता दिया कि कौन कौन से मटेरियल का यूज किया है। आजकल पोर्सिलिन से ही निर्मित ये विद्युत रोधक होते हैं। ये दोस्त जो बताया आपको, ये पोर्सिलिन वाला ही है, कांच वाला नहीं। कांच वाला आप देखोगे बिल्कुल चमकता हुआ आपको मिलेगा, वो आप देखोगे वाइट होता है, वो कांच वाइट एक्चुअली होता है ये, तो वो चमकता हुआ वो अलग ही दिख जाएगा कि ये कांच का बना होता है। और वो दोस्त कठोर कांच होता है, मतलब ढला हुआ कठोर कांच, मतलब मोल्डेड हार्ड ग्लास होता है। ठीक है दोस्त, ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताना और समझाना चाहा, और एक वाइट बोर्ड पे जो मैंने आपकी बताया कि कंपेयर करके मैंने आपको दिखा दिया, जो कि फील्ड पे क्या है, साइड में क्या मिलता है आपको फील्ड में, और एक बुक में जो हम पढ़ के आते हैं उससे कितना अलग होता है। ये सारी जानकारी, ये छोटी सी जानकारियाँ थी दोस्त। इससे आप रिलेटेड और सारी जानकारियाँ और सारे इंसुलेटर मैं लेके आने वाला हूँ, जो कि आने वाले समय में एक करके इसकी सारी की डिटेल में लेकर आऊँगा। तो आप कंडक्टर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरी कई सारी पिछली वीडियो हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आपको वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो भी मेरे पास वीडियो है। इसके बाद भी मैं कई सारे चीज़ों के कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आऊँगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी दिखाऊँगा भी, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊँगा। इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट में आपको दिखाऊँगा कि जो यूज़ हो रहा है वो कैसे यूज़ हो रहा है, और कितने लगभग हमारे पास मेंटेनेंस में एज ए इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कितने सारे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल के यूज़ हो रहा है। तो इससे सारी जानकारी रिलेटेड जानकारी आपको आने वाले समय में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्त, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।